जैंगी ने कहा, चिंता मत करो, मैं ब्लिजर्ड सिटी ज्वाइन नहीं करना चाहता। मुझे लगता है वो मुझे फोर्स नहीं करेंगे। डियान जिंगू और बैली चेंकिंग दोनों ने ये बात उससे कही थी। इन्वेस्टिगेशन टीम और यान यून ट्रूप्स के लॉयलिटी के लिए बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स हैं। इसीलिए बाहर से म्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। न सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, बल्कि आपका बैकग्राउंड, कैरेक्टर और बहुत कुछ कंसीडर किया जाता है। फोर्स्ड सर्विस के लिए जब तक आप आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज वाले नहीं हो, ब्लिजर्ड सिटी के हाई लेवल ऑफिशियल्स आपको लेने पड़ते हैं, चाहे उनको शर्म ही क्यों न आए। जैसे कि जैंगी ने अपनी स्ट्रेंथ पूरी तरह से दिखाई थी, उसे ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। और अभी उसने सिर्फ एक इलाइट इन्वेस्टिगेशन टीम मेंबर की स्ट्रेंथ दिखाई है। ब्लिजर्ड सिटी को देखते हुए, हालांकि इस लेवल के कॉम्बैट फोर्सेस ज्यादा नहीं है, लेकिन 6 मेजर इन्वेस्टिगेशन टीम्स और यान यून ट्रूप्स में ये कम नहीं है। जब जैंगी ने ये कहा तो सबको थोड़ा रिलीफ हुआ, क्योंकि जो उन्होंने पहले सुना था उसके मुताबिक ब्लिजर्ड सिटी में रूल्स काफी कॉम्प्लेक्स हैं और सर्वाइवल का इंफॉर्मेशन हर किसी के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। जब जैंगी ब्लिजर्ड सिटी आएगा तो वो उन्हें फॉलो करेंगे, लेकिन तब उनको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ेंगी। कैसे वो हेवनली सी सिटी जैसे फ्री हो सकते हैं? लू कैरन तो बस जैंगी के हाथ में बॉक्स को देख रही थी। जैंगी को नेचुरली पता था कि वो क्या सोच रही है और उसने मुस्कुराते हुए बोला, चलो जल्दी वापस चलते हैं। उसको भी ये न्यू वेपन देखना था। सब वापस अपार्टमेंट आए और पहले जो वेट्रेस उन्हें रिसीव करने आई थी, उसने बहुत रिलीफ का सांस लिया जब उसने उन्हें सेफली रिटर्न होते देखा। उसने थोड़ा फ्रॉन किया और लग रहा था कि उसके मन में थोड़ा अनहैप्पीनेस था, पर उसने ये यहाँ शो नहीं किया। लेकिन जो प्रोफेशनल स्माइल उसके चेहरे पर थी, वो थोड़ी सी कोल्ड हो गई थी। जैंगी ने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सबके साथ रूम में वापस चला गया। जिया होंगलियान और दूसरे सब इस टाइम अपार्टमेंट में थे और उन्हें जैंगी और वूडी के बीच के डुएल के बारे में कुछ पता नहीं था। सब जैंगी के रूम में आए और उसके हाथ में जो ब्लैक बॉक्स थी उसको एक्सपेक्टेंट नजरों से देख रहे थे, खासकर लियांग यू और लू कैरन, जो नए वेपन्स के लिए सबसे ज्यादा क्यूरियस थे। जैंगी ने कोई शाइनेस नहीं दिखाई और बॉक्स को ओपनली टेबल पर रख दिया। फिर उसने बॉक्स को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और एक हिस साउंड के साथ बॉक्स खुल गया। तभी एक पफ ऑफ व्हाइट स्मोक हवा में भर गया। जैंगी ने थोड़ा फ्रॉन किया और इंस्टिंक्टिवली डॉज करने की कोशिश की, लेकिन लू कैरन उसे बहुत अच्छे से समझ गई और बोला, ये एक केमिकल एजेंट है जो मेटल्स को मेंटेन करने के लिए यूज होता है, ताकि मेटल मटेरियल्स कोरोड ना हो। आमतौर पर सिर्फ बहुत प्रीशियस ट्रेजर्स और वेपन्स को इससे मेंटेन किया जाता है। जैंगी को थोड़ा रिलीफ मिला जब स्मोक डिसपेट हो गया। उसके बाद अंदर की हॉरिजॉन्टल स्वॉर्ड का स्टाइल दिखाई देने लगा। सबने अपने आप को रोक नहीं पाया और वेपन का अपीयरेंस ध्यान से देखने लगे। पहली नजर में ही ये स्वॉर्ड काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था। शेप में साइबरपंक स्टाइल और लाइट के नीचे ब्लेड पे एक ब्लू लाइट ग्लो था। हैंडल ब्लैक लेदर से लपटा हुआ था। ये नाइफ लंबा नहीं था। ब्लेड और हैंडल का टोटल लेंथ बस 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा, अराउंड 1.2 मीटर था। ये लियांग यू द्वारा यूज किया गया लॉन्ग स्वॉर्ड लॉन्ग मिंग से इसकी स्ट्रेंथ काफी छोटी लग रही थी। ये स्वॉर्ड स्ट्रेट था, जो पियर्सिंग और चॉपिंग के लिए यूज किया जा सकता था। ये कोई बड़ा वेपन नहीं था, लेकिन ज्यादा क्लोज कॉम्बैट के लिए सूटेबल था। पैरिंग और ब्लॉकिंग के लिए भी अच्छा था। इसके एडवांटेजेस क्लोज रेंज रिएक्शन और कन्वीनियंट कैरिंग था। ये तो बहुत अच्छा स्वॉर्ड है, लियांग यू ने तुरंत पहचान लिया। ये टैंग हॉरिजॉन्टल नाइफ से काफी मिलता है। हालांकि ये एंशिएंट स्टाइल का नहीं है, पर क्लोज कॉम्बैट के लिए भी एक अच्छा वेपन है। जैंगी ने हॉरिजॉन्टल नाइफ उठाई। चाहे वो नाइफ यूज करने में एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उसने ब्लेड की शार्पनेस महसूस की और समझ गया कि ये डेफिनेटली लॉन्ग मिंग के स्वॉर्ड से कम नहीं है। लू कैरन इंतजार नहीं कर पाई और बोला, भाई जैंगी, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? जैंगी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल देख लो। एंड टाइम्स में कोल्ड वेपन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, खासकर स्ट्रेंथनिंग म्यूटेंट्स के लिए, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम्स का नहीं है और हर तरह के हॉट वेपन्स बहुत यूजफुल है। जैंगी ने ये वेपन खुद को सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए लिया था और ज्यादा वक्त ये यूज नहीं होता, इसीलिए बैली चंकिंग को ज्यादा दुख नहीं हुआ जब उसने ये नाइफ दिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि ये वेपन प्रीशियस नहीं था, पर जैंगी जैसे लेवल के म्यूटेंट के लिए ये सुपरनैचुरल पावर्स के सामने ज्यादा यूजफुल नहीं होता। उन म्यूटेंट्स के जो क्लोज कॉम्बैट में वेपन्स यूज करने में माहिर होते हैं, ये उतना फायदेमंद नहीं होता।
लू कैरन ने हॉरिजॉन्टल स्वॉर्ड को उठाया। ये ज्यादा भारी नहीं थी, बस 5-6 LBS के आसपास, लेकिन बहुत तेज से शार्प थी। ये जैंगी जैसे लोगों के लिए बिल्कुल ठीक थी जिनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। लू कैरन ने दोनों हाथ से ब्लेड को छुआ और डिवाइन मशीन कंट्रोल से उसने तुरंत स्वॉर्ड के ओवरऑल मटेरियल स्ट्रक्चर को एनालाइज करना शुरू कर दिया। लू कैरन ने जब हॉरिजॉन्टल स्वॉर्ड का एनालिसिस कंप्लीट किया जो एडामेंटियम से बनी थी, तो जैंगी ने देखा कि उसके आईब्रोज डीपली फरो हो गए और वो सीरियस नजर आ रही थी। तो उसने पूछा, कैसा लगा? क्या इस मेटल को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है? सबने लू कैरन को उम्मीद भरी नजरों से देखा। अगर वो सबको ये वेपन बना के दे सकती थी जो आज के टाइम का सबसे हार्ड मेटल था, तो हर कोई चाहता था कि उसके पास एक हो। एक वीक पर्सन भी इससे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकता था, क्योंकि एंड टाइम्स में कौन मैजिक वेपन्स नहीं चाहेगा। लू कैरन ने सबको जवाब दिया, मैंने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। इस एडामेंटियम का फोर्जिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत रेयर मटेरियल्स के अलावा फोर्जिंग प्रोसेस भी बहुत कम्बरसम है। मेरे लिए डिवाइन मशीन कंट्रोल की एबिलिटी से मैं एडामेंटियम को स्मेल्ट कर सकती हूँ, लेकिन इस वेपन का शेप देने में मुझे टाइम लगेगा और सोचना पड़ेगा। सबने ये सुना और वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुए, बल्कि हंसने लगे। ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप आसानी से रीजन के टॉप गोल्ड वेपन मटेरियल्स को क्रैक कर पाते और सेम वेपन्स बना पाते, तो सब अपनी जान खत्म कर लेते। जैंगी और लियांग यू दोनों के अपने वेपन्स हैं। बाकी लोगों में सिर्फ अंकल यू एक नीले टाइप म्यूटेंट है जिसको वेपन्स की हाई रिक्वायरमेंट्स है। इसीलिए सबको इस मैजिकल एडामेंटियम मेटल इक्विपमेंट को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं थी। जैंगी ने लू कैरन को तसल्ली दी और कहा, इस बारे में चिंता मत करो, बस धीरे धीरे काम करो। जल्दबाजी से नुकसान होता है, खासकर जब हाई टेक फील्ड्स की प्रोडक्ट की बात हो। तुम्हें इन्हें बनाने के लिए काफी पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर ये चीज इतनी आसानी से रेप्लिकेट हो सकती तो अब तक ये ब्लिज़र्ड सिटी की पूरी आर्मी में पॉपुलर हो गई होती। जैंगी की बात सुन के लू कैरन ने जोर से सर हिलाया और कहा, मैं डेफिनेटली इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस और ब्लैक बैटल सूट का स्टडी जल्दी करूंगी। लियांग यू ने नाइफ को उठाया और कुछ देर तक ध्यान से उसका मूल्यांकन किया। एक वॉरियर होने के नाते वो वेपन्स को बहुत पसंद करती थी, खासकर फेमस वेपन्स। वो खुद भी हॉरिजॉन्टल स्वॉर्ड यूज करती थी, लेकिन इस मोमेंट में उसका सबसे ज्यादा खुशी का रीजन ये था कि जैंगी के पास अपना वेपन था और अब उसे हमेशा उसका लॉन्ग मिंग यूज करना नहीं पड़ेगा। वक्त के साथ जैंगी सिर्फ बड़े बैटल्स के टाइम लॉन्ग मिंग को उसको देता था, लेकिन दूसरे वक्त जब जैंगी स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करता था, वो भी लॉन्ग मिंग को प्रिफर करता था। आखिरकार हर मर्द को एक प्रीशियस स्वॉर्ड का चार्म रेजिस्ट नहीं होता। लियांग यू ने कहा, जैंगी, इस स्वॉर्ड का एक नाम होना चाहिए। एक प्रीशियस स्वॉर्ड का नाम उसके ओनर के हिसाब से होना चाहिए। जैंगी ने हॉरिजॉन्टल स्वॉर्ड को वापस उठाया और स्कैबार्ड में नहीं रखा, क्योंकि उसका म्यूटेंट स्पेस सबसे अच्छा स्कैबार्ड था। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो जब चाहे स्वॉर्ड को इजीली बाहर निकाल सके। दुश्मन का सामना करते वक्त जैंगी ने अपने हाथ में प्रीशियस स्वॉर्ड को देखा जो हल्का ब्लू कोल्ड लाइट से चमक रहा था, और कुछ सोचने के बाद बोला, तो इसे होली जजमेंट कहना चाहिए। सैक्रेड जजमेंट का मतलब है इंसान की जिंदगी का जजमेंट। लोगों को काटना बिल्कुल पेपर काटने जैसा। ये वो मीनिंग था जो जैंगी ने इस स्वॉर्ड को दिया। ऑपरेशन सेंटर में मैच देखने के बाद जू जंग ने अपने दिल में जैंगी की तारीफ की, लेकिन साथ ही वो बैली चेंकिंग के कमेंट्स के बारे में सोच रहा था। थोड़ा सा उसने अपना चेहरा सीरियस किया और सोचने लगा कि क्या वो शील्ड को सही जगह पर यूज कर सकता है। ये स्वॉर्ड या गन नहीं है, बल्कि एक शील्ड है। जैंगी ने उसको एक ऐसे इंसान का एहसास दिलाया जो डिफेंस में बहुत अच्छा हो, और जब तक वो खुद को सेफ महसूस करे तब तक वो अपनी शील्ड से लड़ाई करेगा। ऐसे लोग थोड़े बोर करने वाले होते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही जगह पर रखा जाए तो अक्सर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं। इस वक्त सेक्रेटरी लांग शिंग चोंग बाहर से आई और धीरे से उससे कुछ कहा। जू जंग ने अपना सर उठाया और एक शक्तिशाली टोन में बोला, उन्हें अंदर आने दो। लांग शिंग चोंग ने ऑर्डर लिया और नीचे गई। थोड़ी देर बाद वो एक आदमी के साथ वापस आई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वूडी था, जो पहले जैंगी के साथ जोरदार लड़ाई कर चुका था। वूडी ने जू जंग के सामने आके अपने कंधे पे हाथ रख के इज्जत से सलाम किया और बोला, कमांडर, मैं जैंगी को नहीं हरा सका, मुझे सजा दीजिए। ये पता चला कि वूडी का जैंगी को चैलेंज करना इतना कोइंसिडेंटल नहीं था। ये सब जू जंग के कहने पर हो रहा था।
हेवनली सी सिटी में लास्ट बैटल के बाद से जू जंग को जैंगी के नाम में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। चाहे वैली चंकिंग कुछ भी रिपोर्ट करे, एक बात वो नहीं छुपा सकते थे और वो ये था कि लास्ट बैटल में जैंगी ने अपनी ताकत पर युआन कोंगे को रोक लिया था, जो अभी अभी एपिसलोन लेवल पर प्रमोट हुई थी। ये बस एक छोटी सी बात थी, लेकिन जब ये जू जंग के कान में पड़ी तो वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। जू जंग को सबसे ज्यादा ये समझना था कि एक म्यूटेंट जो एपिसलोन लेवल पर है उसका मतलब क्या होता है। आज भी ब्लिजर्ड सिटी में बहुत से मास्टर्स हैं, लेकिन कोई भी म्यूटेंट सच में वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड एपिसलोन लेवल तक नहीं पहुंचा है। डैंग शंगतोंग और बियान जुनवू जैसे मास्टर्स भी थोड़ा सा पीछे हैं और ये थोड़ा सा फर्क जिंदगी और मौत का फर्क बना सकता है। फिर भी जैंगी ने युआन कोंगे के अटैक्स को कई बार रोक दिया। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये सब समझना मुश्किल नहीं था। इसीलिए जू जंग ने अपने दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान बना लिया था। जैंगी को इस रैली में जरूर आना होगा और ये लड़ाई भी उसने पहले से ही अरेंज कर रखी थी। लेकिन इस बैटल का नतीजा उसे थोड़ा डिसअपॉइंट कर गया। पता चला कि जैंगी सच में सिर्फ डिफेंस में ही अच्छा है, लेकिन उसके अटैक करने के तरीके थोड़े कमजोर थे। इसीलिए जू जंग ने बाद में जैंगी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखा और उसे एक ऐसे चेस पीस की तरह देखना शुरू कर दिया जिसमें स्पेशल डिफेंसिव एबिलिटीज हैं जो स्पेशल मूवमेंट्स में यूज हो सकती है। जू जंग ने अपना सर मोड़ा और वूडी को देखा। हारा हुआ वूडी ऑब्वियसली थोड़ा शर्मिंदा था जू जंग के सामने। उसने अपना सर नीचे किया और जू जंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं रखी। जू जंग ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम शर्मिंदा हो? तुम्हें अपने सुपर पावर्स जगाए हुए बस 3 महीने हुए हैं और तुमने ब्लैक रोब टीम ज्वाइन की थी। वूडी, तुम में बहुत पोटेंशियल है। तुम जैंगी से हार गए हो, पर इसकी वजह बस ये है कि तुम में अभी थोड़ा कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है। इस बात पर जू जंग का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। अब जब बियान जुनवू की बैटल फील्ड पे मौत हो गई है तो ब्लैक रोब स्क्वाड की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस भी काफी डैमेज हो गई है। तुम्हें जल्दी से ग्रो करना होगा। आगे चल के तुम और बैली चंकिंग दोनों मिलकर टीम के बैनर उठाओगे। वूडी ने अपने बाजू जोर से झाड़े बियान जुनवू को याद करते हुए, जिसे वो अपने पिता जैसा समझता था। उसके दिल में थोड़ी उदासी थी, लेकिन एक जबरदस्त जुनून भी महसूस हो रहा था। हाँ, अब उसे इन्वेस्टिगेशन टीम का बैनर उठाना होगा। बिना बियान जुनवू के सपोर्ट के उसे अब सबका सहारा बनना पड़ेगा। वो अभी भी जवान है और उसकी एबिलिटीज में काफी ग्रोथ का स्कोप है, इसीलिए टेम्पररी जीत या हार से कुछ प्रूव नहीं हो सकता। वूडी ने अपना गला उठाया और जोर से बोला, हाँ कमांडर, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। अगली सुबह आउटर सिटी के सारे लोगों को एक नोटिस मिला जो उनसे कह रहा था कि उन्हें ब्लिजर्ड सिटी के सेंटर में टियानचांग कॉन्फ्रेंस सेंटर सुबह 9:30 बजे तक पहुंचना होगा। पिछले नोटिस के हिसाब से रैली का ऑफिशियल स्टार्ट टाइम 10 बजे था, इसीलिए उनसे आधा घंटा पहले पहुंचने को कहा गया था। जैंगी ने सुबह उठकर अपनी आंखों को थोड़ा रगड़ते हुए देखा। वैसे भी उसकी नींद ठीक से नहीं हुई थी। कल रात उसने ज्यादा अच्छे से नींद नहीं ली थी, क्योंकि एक अजनबी शहर और कमरे में सोए रहना मुश्किल होता है। और रात को जो लड़ाई हुई थी उसने उसके दिमाग में बहुत सारे विचार डाल दिए थे, इसीलिए वो दूसरी रात की नींद में जाकर किसी तरह से सो गया था। सुबह उठकर जियाओ होंगलियान और बाकी लोग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग कार्ड के साथ अपार्टमेंट में आए। शिंग टियान ने कहा, हम तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने आए हैं। पता नहीं था कि ये कोई पहले से तय की हुई बात है या नहीं, लेकिन बाकी 3 फोर्सेस के लीडर्स और जैंगी के टीम के मेंबर्स भी उसके कमरे में मिलके साथ में खाना खाने आए। जैंगी का कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था और जब बहुत लोग एक साथ बैठे थे तो जगह की कमी हो गई थी, तो सबने जमीन पर या बेड पर बैठकर खाना खाया और आज की रैली के लिए बातचीत की। ये सिर्फ एक कॉमन बात थी और बस दोबारा मेंशन की गई थी। इस वक्त जैंगी ने उनसे कैजुअल तरीके से कुछ बातें की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि यहाँ आने का कुछ प्रिकॉशंस है। ये ब्लिजर्ड सिटी है। हाँ, हम हेवनली सी सिटी में किंग है, लेकिन रीजनल हेडक्वार्टर्स के कंपैरिजन में हमारी ताकत अभी बहुत कम है। और अभी तो आउटर सिटी के 12 शहरों के म्यूटेंट फोर्स भी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और एक छोटी सी गलती से भी कोई भी इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग किसी के साथ भी कंफ्लिक्ट में पड़ो। अगर कुछ होता है तो सब्र करो